नमस्कार मित्रों। आज हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट आए हैं और एक राजनीति विज्ञानी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसका विश्लेषण करें। मैं चुनावों के नतीजों का विश्लेषण नहीं करूंगा। मैं आपको एक दूसरी बात की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं और वो ये है कि एग्जिट पोल जो हुए थे चुनाव से पहले, उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम हरियाणा में आए हैं। अब इतने विपरीत आए हैं जितने की कल्पना नहीं की जा सकती। कल रात तक एग्जिट पोल करने वाले या एग्जिट पोल के आधार पर वीडियो, जो बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे चैनल हैं, उस पर बहस करने वाले कह रहे थे कि नहीं, अभी तो 1-2% और बढ़ेंगे कांग्रेस के और उसके 70 सीट तो कहीं नहीं गई है, 75 भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। अब इसमें दो बातें सामने आती हैं। सबसे पहले तो सैद्धांतिक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एज ए राजनीति विज्ञानी। दूसरी एक साधारण टिप्पणी है। सैद्धांतिक बात यह है कि एग्जिट पोल कब शुरू हुए थे। देखिए, आप सभी विद्यार्थी हैं, चुनाव के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट पोल की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। सबसे पहले एग्जिट पोल वॉरेन विटोफस्की ने 1960 के दशक में अमेरिका के चुनाव में की थी। कौन था? वॉरेन विटोफस्की। और इन्होंने केंटकी, जो एक प्रदेश है वहां पर, उसके जो गवर्नर का चुनाव था, उस गवर्नर के चुनाव का एग्जिट पोल किया था। एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल का अर्थ है कि चुनाव में जब वोट देके वोटर बाहर आता है, उस समय उससे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। या आप डायरेक्ट नहीं भी पूछते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बताता नहीं कई बार, तो पूछा जाता है कि आप किसको पसंद करते हैं। यानी कई तरह के सवाल होते हैं जिससे वो नतीजा निकाल लेते हैं कि इसने वोट उसको दिया होगा, इस पार्टी को दिया होगा। तो 1960 के दशक में ये सबसे पहले अमेरिका में आरंभ हुआ। ये बाद में भारत में 1989 का जो चुनाव था उसमें पहली बार इसको काम में लिया गया। और भारत में एक मार्केटिंग एजेंसी है, ऑर्ग मार्ग के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग, उसने सबसे पहले 1989 में चुनाव में इसका इस्तेमाल किया था। और उसके बाद से लगातार एग्जिट पोल यहाँ पर होते रहे हैं। इनका जो भविष्यवाणी है एग्जिट पोल की, वो शुरू में तो सही रही 1-2 बार तो, लेकिन बाद में डगमगाने लगी। और अब तो जैसे आज जो रिजल्ट आए हैं उसको देखकर तो लगता है कि इस पर से विश्वास ही पूरा उठ गया है। इसी के साथ साथ एक और बात है, चुनाव के संदर्भ में एक और विधि विकसित की थी ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड बटलर ने। डेविड बटलर ने 1950 का ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव था, उसका अध्ययन करने के बाद में एक ब्रिटिश इलेक्शन स्टडीज के नाम से पुस्तक निकाली थी, नाम कुछ और था उसका। और तब से वो लगातार ब्रिटेन में होने वाले चुनावों का विश्लेषण कर रहा था टेलीविजन पर आकर। तो पहली बार डेविड बटलर ने टेलीविजन पर आकर चुनावों के बाद में जो रिजल्ट आते हैं, जो आजकल आप देखते हैं, आज दिन भर चुनावों का विश्लेषण हो रहा था, वो विश्लेषण सबसे पहले किसने शुरू किया? डेविड बटलर ने, इंग्लैंड में। और उसने एक नई बात क्रिएट करी जो पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है स्विंग मशीन। यानी उसने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया कि चुनाव में जो नतीजे आते हैं वो एक विशेष समूह के वोट देने का जो प्रतिशत है वो स्विंग हो जाता है। मान लीजिए कोई जाति या कोई धर्म पर आधारित समूह है या कोई प्रोफेशन पर आधारित समूह है, उसने पिछली बार, या रूरल अर्बन, उसने पिछली बार इतना वोट दिया था, इस बार स्विंग हो गया है और इतना प्रतिशत इधर होने से इतनी सीटें बढ़ गई है। आप ये सुनते रहते होंगे स्विंग का, कि इतना स्विंग हो गया है, विशेष रूप से लोकसभा के चुनाव के समय में। और भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया था प्रणव रॉय ने 1984 के चुनाव में। और प्रणव रॉय इसका प्रणेता माना जाता है भारत में, जिसने डेविड बटलर की इस पद्धति को
अपना कर भारत पर लागू किया। और बाद में 3-4 साल पहले डेविड बटलर और प्रणव रॉय ने मिलकर एक पुस्तक भी लिखी है भारत के चुनाव के बारे में, कि ये स्विंग क्या होता है और चुनाव का विश्लेषण कैसे किया जाना चाहिए। तो आज के चुनाव से दो बातें राजनीति विज्ञानी की दृष्टि से हमें जाननी चाहिए। एक तो चुनावों का विश्लेषण किसने शुरू किया, क्या होता है वो, स्विंग का क्या महत्व है, क्या मतलब है, और दूसरा एग्जिट पोल किसने शुरू किए और एग्जिट पोल का आधार क्या है, कैसे लिए किए जाते हैं। अब इसको थोड़ा और अलग तरह से देखें। ये दोनों बातें, चाहे एग्जिट पोल की बात करें चाहे चुनाव के विश्लेषण की बात करें, ये दोनों हमारे राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवादी आंदोलन था उसी का हिस्सा है। ये व्यवहारवादी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स जो है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करें, उसका एक हिस्सा है। और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते समय ये माना गया कि हम व्यवहार का अध्ययन अगर वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, जैसा कि ये कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, वैसे जैसे कि प्रकृति के बारे में कर सकते हैं कि प्रकृति का अध्ययन अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो हम जैसे बता देते हैं कि अब तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, अब बाढ़ आने वाली है। हम उसके अध्ययन करने, जैसे आजकल बहुत सारे ऐप है जो इस बारे में आपको बता देते हैं। और अमेरिका वगैरह बड़े देशों में तो वहाँ पर पहले से वार्निंग शुरू हो जाती है कि भाई आज उस सड़क पर न जाएं, वहाँ आज वहाँ मोबाइल के अंदर आ जाता है कि आज वहाँ पर तूफान आने की संभावना है, आज वहाँ पर हवा इतनी तेज घंटे से चलेगी, इसलिए आप सावधान रहें। शायद भारत में भी आने वाला होगा या आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर भी ये धीरे धीरे विकसित हो गया है। तो जैसे प्रकृति के फिनोमिनन को हम प्रेडिक्ट कर देते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करके वैसे ही मानवीय स्वभाव, मानव के समाज या समाज की गतिविधियों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण करके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसी पर यह आधारित है एग्जिट पोल और ये चुनावी विश्लेषण। लेकिन यहाँ पर एक समस्या सामने आ गई, और वो समस्या क्या है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति की तरह नहीं है। मनुष्य में और प्रकृति में एक अंतर है जो स्पष्ट दिखता है। बहुत गहरे में तो जाएंगे तो शायद हमें मतलब अंतर मालूम ना पड़े, लेकिन ऊपरी स्तर पर हमें अंतर मालूम पड़ता है कि मनुष्य में चेतना होती है। वो चेतना के आधार पर कभी भी अपने निर्णय को बदल लेता है। वो निरंतर, उसका मस्तिष्क क्रियाशील रहता है, और इसलिए वो उसके व्यवहार को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है भारत में कि भारत में चुनाव कौन जीतेगा ये और कौन सी फिल्म हिट होगी ये दो बातें जानना लगभग असंभव है। भारतीय मनुष्य का मस्तिष्क या मन जिसे हम कह सकते हो, वो कभी भी चेंज हो जाता है किसी भी कारण से, इसका कोई आधार नहीं हो। तो जो कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में कि लोग वोट क्यों देते हैं, तो वोट विवेक पर आधारित वोट नहीं होते, वोट होते हैं भावनाओं के आधार पर। आपको ऐसा लगता है कि हमें इसको वोट देना चाहिए। ये लगता क्यों है, ये कोई कैलकुलेशन करके नहीं लगता है कि इन्होंने, इस सरकार ने ये 10 काम किए थे, उसने 5 कम किए थे, इसने 10 ज़्यादा किए हैं तो कुल मिलाकर इसके 5 ज़्यादा हुए थे इसलिए इसको वोट दे। ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता। एक, जिसे कहते हैं कि एक भावना विकसित होती है धीरे धीरे चुनाव के समय तक आते आते कि भाई इस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए या इस पार्टी को वोट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, इसके बारे में बड़े वेग आंसर होते हैं, स्पष्ट आंसर नहीं होते कि इसको वोट क्यों दे, कि भाई सब लोग इसी को दे रहे हैं इसलिए हम भी इसी को देंगे, या ऐसा लगता है कि भैया इस बार इसको देना चाहिए। तो वो बेसिकली जो वोट करते हैं वो रेशनल नहीं होते कभी भी। चुनाव भावनाओं पर आधारित होते हैं, और इसलिए चुनाव में जाने वाले, चुनाव लड़ने वाले लोग ये जानते हैं, इसलिए भावनाओं के आधार पर अपील करते हैं। वो कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी अपने व्यक्तिगत सेक्रीफाइस के आधार पर वो अपील करते हैं। ये तो कहते हैं कि हमने ये काम किया, हम ये काम करेंगे, लेकिन वो जानते हैं इनको लोग नहीं सुन रहे, लोग अपील को सुन रहे हैं। आप कौन सी बात है जो उनको हृदय को टच करती है। तो ये जो व्यवहारवाद पर आधारित ये जो टेक्निक डेवलप हुई है, ये पूर्णतया विकसित कभी भी नहीं हो सकती, ये मेरा कहना है। ये इस चुनाव के नतीजे से भी मालूम पड़ गया कि हम सारे लोग विदाउट एक्सेप्शन ये कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है, और वो बहस आरंभ हो गई थी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जो रिजल्ट आया तो मालूम पड़ा कि सरकार तो बीजेपी बना रही है।
तो कोई एक भी बंदा, एक भी चैनल ये नहीं बता पाया अपने सारे रिसोर्सेज और सारी वैज्ञानिकता के आधार पर भी कि लोग वोट किसको दे रहे हैं। ये बताती है सीमा व्यवहारवाद की, और जिसके कारण से उत्तर व्यवहारवाद आया, और जिसके कारण से आज हम एक दूसरे युग में जी रहे हैं जो व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। ये तो हुई पॉलिटिकल साइंस की बात। अब दूसरी बात है जो साधारण एक जनरल कमेंट है, वो ये है कि ये जो वीडियो पर, नए नए वीडियो पर लोग चिल्लाते रहते हैं, बड़े बड़े अपने आप को राजनीति विज्ञानी मानते हैं, कई पॉलिटिशियन हैं वो पोल स्टार बन गए हैं, कई बड़े पॉपुलर हो गए हैं, उनके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, वो पूर्णतया आइडियोलॉजिकली कमिटेड हो जाते हैं। अब पता नहीं उनको कोई पैसे देता है या वैसे आइडियोलॉजिकल कमिटेड है, वो एक राजनीतिक दल का ही राग अलापते हैं। वो राजनीति के दल के हिस्सा नहीं है, लेकिन वो उसके राजनीतिक दल के बाहर वो वही राग अल्पाते रहेंगे। तो उनसे पूछिए कि जब आपके सारे प्रेडिक्शंस गलत हो रहे हैं, आपके चुनाव में प्रेडिक्शंस ही गलत हो रहे हैं, तो आप इनको बुलाते क्यों हैं? अब वो अभी मैंने देख रहा वीडियो देख रहा था, कई हैं जो कह रहे माफी मांगते हैं हम, तो हमसे गलती होगी। अभी चुनाव लोकसभा को हुए थे तब भी माफी मांग रहे हैं। तो भाई साहब, आप माफी मांग रहे हो तो आप बोलते क्यों बड़े बड़े शब्द, जब आपको पता ही नहीं है, आप मालूम ही नहीं कर सकते। तो फिर जो ज्योतिषाचार्य हैं उनको उनकी बातें करने में क्या बुराई है? हम ज्योतिषी को दिखाते, ज्योतिष कहता अब ये चुनाव में ये जीतेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेगा। तो जो सो कॉल्ड हम जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे, लिबरल, वैज्ञानिक अपने आप को मानने वाले, रेशनल मानने वाले, वो मजाक बनाते हैं ज्योतिषियों की, कहीं क्या बकवास है, ऐसे इनके कहने से क्या होता है, ये अपना भविष्य बताए तो मालूम पड़े। तो भाई साहब, आप तो बड़े वैज्ञानिक हो, आपने तो बड़े अध्ययन किए हैं, और आप जो वीडियो पे चिल्ला रहे हो बार बार अलग अलग चैनल्स पर, ये जीतेगा ये जीतेगा, तो आप कितने वैज्ञानिक हुए? आप भी उतने ही अवैज्ञानिक हो। आप भी मन से ही अपने जिससे कमिटेड हो उसके बारे में नए नए तर्क घड़ के उसको बता रहे हो। तो मेरा ये कहना है, एक सामान्य कमेंट है कि ये जो वीडियोस होते हैं इनको हमें कम देखना चाहिए, जो किसी से प्रतिबद्ध होकर सच को झूठ में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच उन्हें पता ही नहीं होता है और न पता हो सकता है। मानव स्वभाव के बारे में मालूम करना असंभव है। इसलिए हमें थोड़ी सी गली हमेशा छोड़नी चाहिए कि भाई मैं सोचता हूं कि ऐसा होगा, लेकिन पता नहीं ऐसा ना भी हो। वी आर नॉट श्योर, हमें क्या पता। लेकिन वो ऐसे ताल ठोकते हैं, टेबल पे मुक्के लगाते हैं, नहीं नहीं बस यही जीतने वाला है, यही होने वाला है, हमें सब पता है। ये मेरी दूसरी टिप्पणी है। आप लोगों ने सुना, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।